भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार न होना। लेकिन कहां? जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। तो क्यों करते हैं नेता हिंदू और हिंदी से नफरत, और क्यों करते हैं अपमानित? जबकि मेरा कहना है कि मिटा सके न जिसको कोई, हम एक ऐसा बिंदु है। मिटा सके ना जिसको कोई, हम एक ऐसा बिंदु हैं। कहो गर्व से भारत वालों, हिंदू हैं हम, हिंदू हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी यदि नहीं किया है तो। आप सब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। आप इसकी चिंता न करें कि मुझे कैसा लगता है, क्योंकि जो भी लगता है अच्छा ही लगता है, और जो भी होता है आप कुछ दे करके ही जाते हैं। जैसे मैं अपना विचार रखता हूँ वैसे आपको भी अधिकार है अपने विचार रखने का, और यदि आप मुझे गलत भी कहते हैं तो उसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी तो मेरा भी काम है आपकी बात सुनूं। आप केवल मेरी वीडियो ही नहीं देख रहे बल्कि साथ ही साथ मार्गदर्शन भी करते जाते हैं, जिसके लिए मैं आप सभी के प्रति दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। एक अनुरोध करूंगा कि भाषा को मर्यादित रखते हुए तर्क रखेंगे तो स्वागत है, अन्यथा रिश्ते टूट जाया करते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या करना है। अब आ जाता हूं मेन कंटेंट पर। अभी आपने दयानिधि मारन का एक बयान सुना हिंदी भाषियों के बारे में, लेकिन 3-4 महीने पहले तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन ने कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उदय के सनातन के उन्मूलन वाले बयान पर कुछ सनातनी उदय स्टालिन का पक्ष लेने लगे, और उसमें से एक थे राज्यसभा सांसद और आरजेडी के नेता मनोज झा। झा साहब स्टालिन का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूं कि कभी कभी हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा। झा साहब, अगर आप भी सोच लेते तो आज दयानिधि मारन ऐसा बयान कतई नहीं देते। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने हिंदी भाषियों के बारे में एक विवादित बयान दिया है। दयानिधि मारन ने एक सार्वजनिक सभा में तमिल में कहा था कि जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं वे आईटी सेक्टर में अच्छी नौकरी पाते हैं, लेकिन बिहार और यूपी के लोग जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं वो लोग तमिलनाडु में सड़कें तथा शौचालय साफ करते हैं या कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। दयानिधि मारन जी, अब ये बताइए कि ब्रिटेन में सड़क और टॉयलेट कौन साफ करता है? और वो क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मलयालम? नहीं, वो अंग्रेजी ही बोलते हैं ना। लेकिन तुम्हारे दिमाग में सनातन हिंदू और हिंदी के प्रति नफरत भरी हुई है। हमारे यहाँ के लोग वहां जाके सीओ बन रहे हैं विदेशों में, लेकिन किसी भी देश में वहां की मातृभाषा का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। ये एडिशनल पॉइंट होता है कि आप कितनी तरह की भाषाएं सीखते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी है और आपकी प्रबुद्धता है। अब मैं पूछता हूँ नीतीश जी से, और पूछता हूँ लालू से और उनके लाल से कि कैसा लग रहा है सुनकर। बेशर्मी से गलभैया करते हो उन्हीं के साथ जो आज उसी यूपी बिहार के हिंदी भाषियों का अपमान कर रहे हैं। विरासत में मिली राजनीति करने वाले दयानिधि मारन को पता होना चाहिए कि कोई काम छोटा नहीं होता, और यदि कोई काम तुम्हारे लिए छोटा है तो छोटा काम नहीं है, छोटे तुम हो, तुम्हारी सोच छोटी है। हिंदी बोलने वालों के प्रति दयानिधि मारन की टिप्पणी पर आगे लीपापोती कुछ भी कर सकते हैं अलायंस वाले, लेकिन पता तो चल ही गया है कि पूरा तमिलनाडु नहीं, जिनको राजनीति विरासत में मिली है वो हिंदी और हिंदी भाषियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, और इनके इस हौसले को हमारे हिंदी भाषी नेताओं ने अपनी सत्ता के लालच में पंख लगा दी। नहीं तो किसी की क्या हिम्मत कि भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का अपमान करे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कह देते हैं कि तेलंगाना का केसीआर में बिहारी जीन है, और मेरा तेलंगाना का। वो कहना चाह रहे थे कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। जो हिंदी, हिंदू, सनातन, बिहार और उत्तर प्रदेश का अपमान करे
या हिंदी भाषियों का अपमान करे, उसी की गोदी में हमारे नेता इंडिया बनाकर बैठ गए, तो यह उनके लिए शर्म की बात है। लेकिन शर्म ही होती तो नेता बनते ही क्यों। अब कुछ नेता तो 15 मिनट के लिए पुलिस मांगते हैं, तो कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर देते हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक सब में घूम आया, लेकिन वहां के लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनकी पूजा पद्धति, उनके बात करने का तरीका। हाँ, भाषा की समस्या थोड़ी रहती है उनको भी और हमें भी, लेकिन बहुत कुछ बदलाव आया है। वो लोग हिंदी भाषियों के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन ये नेता अब लोगों के बीच भाषा के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं। बिहार की भाषा सबसे मीठी भाषा मानी जाती है, और उसी भाषा के लिए जहर बोने का काम कर रहे हैं दयानिधि मारन, उदय स्टालिन, रेवंत रेड्डी। इसी डीएमके का साथ देने में कांग्रेस 3 राज्यों से साफ हो गई, और इस बात को मैं नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मीडिया में टीवी चैनल पर स्वीकार करते हैं डिबेट के दौरान, और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन हिंदुओं और सनातन का विरोधी है। और मैं भी आज कह रहा हूं कि इस इंडिया अलायंस में शामिल होकर के कांग्रेस ने अपनी विदाई का या अपने हिंदी भाषी क्षेत्रों से समूल नाश का शंखनाद कर दिया है। दयानिधि मारन जैसे नेताओं को बता देना चाहूंगा कि तमिलनाडु में कई जगह ऐसी आबादी है जो केवल तमिल जानते हैं। ऐसा होता है, और ऐसा होना कोई बुरी बात भी नहीं। वो लोग भी देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं और कमाते हैं। क्या वो लोग छोटे मोटे काम नहीं करते? करते हैं, और तुम जानते भी हो, लेकिन तुम्हें तो फैलाना जहर है। मैं 1987 से अभी तक अक्सर दक्षिण भारत जाता रहता हूं, और वहां पर बहुत परिवर्तन आया है। जहां 35-36 साल पहले वहां लोग हिंदी उतनी नहीं जानते थे, केवल डोसा, इडली, सांभर, उत्तपम, राइस यही सब खाया जाता था, तो अब वहां तंदूरी रोटी भी मिलती है, तवा रोटी भी मिलती है, और तड़के की दाल का जायका भी मिलता है। और वहां के लोगों में हिंदी की मिठास भी घुलने लगी है। पहले इन राज्यों के लोग हिंदी बहुत कम जानते थे, लेकिन अब वहां के काफी लोग हिंदी जानने लगे हैं, क्योंकि आपसी मेल व्यवहार से भाषा का भी आदान प्रदान होता है। केवल व्यापार ही नहीं होता, भाषा का भी आदान प्रदान होता है। और मुझे गर्व महसूस है कि हिंदी भाषी लोग भी तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सीख जाते हैं, और इसको स्वीकार करने में मुझे कोई शर्म नहीं, गर्व महसूस होता है। वो अलग बात है कि कुछ नेता वहां के बसों से, कुछ राज्यों की बसों से हिंदी हटा देते हैं, अंग्रेजी हटा देते हैं, और वहां की लोकल लैंग्वेज चलाते हैं। यही भेदभाव करने का तरीका है उनका, ये राजनीति करने का, सत्ता में काबिज रहने का उनका एक तरीका है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत आपस में व्यापार होने लगा है, रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन कुछ मगरमच्छ नेता इस भाईचारे को चारा समझकर निगलना चाहते हैं। नफरती बीज बोने वालों, सुन लो, यदि तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो हमारे लालची नेता तुम्हें सबक सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन तमिलनाडु की जनता, तेलंगाना की जनता तुम्हें सबक अवश्य सिखाएगी, और 4-6 साल के अंदर सिखाने वाली है। दयानिधि मारन, तुम हिंदू तो नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू तो समावेशी होता है, सबका स्वागत करता है, सबको पनाह देता है, और सबको अपने अंदर समाहित करता है। भाषा विवाद पैदा करके क्या पाना चाहते हैं? वोट, सत्ता। डूब मरो तुम लोग जो वोटों और सत्ता के लिए लोगों को बांट देते हो। दयानिधि मारन के बयान की प्रतिक्रिया में सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि डीएमके सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। ऐसे में अगर उस पार्टी के नेता यूपी और बिहार के लोगों के बारे में इस तरह के बयान देंगे तो ये बेहद निंदनीय है। आगे कहते हैं कि सभी दलों के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग दूसरे क्षेत्रों के लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार और यूपी के लोगों की पूरे देश में मांग है, और अगर वो लोग न जाएं तो शहरों के लोगों की जिंदगी ठप हो जाएगी। तेजस्वी जी, यूपी बिहार के लोगों की मांग पूरे देश में है, लेकिन यह नहीं बताया कि किस लिए। सड़क साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए,
या कंस्ट्रक्शन वर्क में छोटे मोटे काम करने के लिए। यह तमाचा दयानिधि मारन ने यूपी बिहार की जनता पर ही नहीं, तुम्हारे जैसे नेताओं के गाल पर मारा है। तुम बाप पूत चचा भतीजा और सुशील मोदी भी बीजेपी के, ये भी ले करके 2000 से जब से सत्ता में आए हैं, इन 23 सालों में बिहार को चाट गए हो। और ये आप ही लोगों ने किया है। जनता की जमीन लेकर चपरासी की नौकरी दी हो ना, और अपने चपरासी भी न बनने लायक भाई को मंत्री बना रखा है। जात पात भाषा धर्म में समाज को बांट कर उप मुख्यमंत्री बने हो, और लोग इस बार भी तुम्हारे चक्कर में यदि आ गए तो 2025 में तुम मुख्यमंत्री भी बन जाओगे। लेकिन बिहार को क्या बनाओगे? अनपढ़ रखोगे, मजदूर बनाओगे, क्योंकि इंडस्ट्री तो लाओगे नहीं जिसमें लोग जा करके अपने राज्य में मजदूरी कर सके। तो लोग भागेंगे ही बिहार छोड़कर और होंगे भी अपमानित। जिसका घर मजबूत होता है ना, उसका हर जगह सम्मान होता है। जिसका घर कमजोर होता है उससे हर जगह अपमानित होना पड़ता है। तो बिहार को मजबूत क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, बहुत कुछ सुधार लेकर के आए हैं, हर कोई उनकी सराहना करता है। और उपराष्ट्रपति जी ने तो उन्हें मैन ऑफ एक्शन भी शायद कह दिया। अच्छे विचारों के साथ आया था मनीष कश्यप, तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगवा दिया उसी तमिलनाडु से। वो तुम लोगों की कमियां ही तो बताता था, आलोचना ही तो करता था, उसको सुनते और सुधार करते। लेकिन तुम सुधार तो करोगे नहीं। स्टालिन और दयानिधि तुम्हारा कहना मानते हैं और तुम उनके साथ चले जाओगे और बिहारियों को गाली सुनवाओगे। स्वाभिमानी बिहारी होते तो तुरंत पलटकर जवाब देते और बुला लेते हिंदी भाषियों को, दे देते रोजगार। लेकिन तुम लोग स्वाभिमानी कब से हो गए? और यदि होते तो गौ मैया का चारा न खाते, गरीबों की जमीन न हड़प जाते। दुर्भाग्य है बिहार का, जहां जनता का स्वाभिमान बेचकर नेता कुर्सियां खरीदता है, सत्ता खरीदता है। पता नहीं तुम्हारा खून क्यों नहीं खौलता जब कोई तुम्हारे लोगों का अपमान करता है। कैसे सह लेते हो? दर्शकों मन बहुत खिन्न है। लेकिन इन नेताओं को जो हमने बिठा रखा है ना, वही गलती हमने की है। सुधरने का मौका है। जो आपको अच्छा लगे वैसा करिए, लेकिन वीडियो के साथ कुछ भी करो, लेकिन नेताओं के साथ उचित व्यवहार ही करना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।